घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। हमारी ये कहानी विनायक की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विनायक है। हम 3 लोग की मेरी फैमिली है। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। ये बात तब की है जब मैंने नई गाड़ी खरीदी हुई थी और ये बात भी उसी समय की है। जब मैंने नई गाड़ी खरीदी तो मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि पापा कहीं घूमने चलते हैं। फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से मैं ये सोच रहा था कि कोई सस्ती और अच्छी जगह मिल जाए। तभी मेरे ऑफिस के कलीग ने बताया कि उसके फैमिली मेंबर्स ने मिलकर एक फार्म हाउस खरीदा है। क्योंकि मेरे ऑफिस का कलीग भी जितनी सैलरी मेरी थी उतनी ही उसकी थी, तो वो अकेले कोई फार्म खरीद लेना ये उसके बस की बात नहीं थी। उसने बताया कि हमारे फार्म हाउस पे एक स्विमिंग पूल भी है और वो लगभग कुछ 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने उससे कहा कि मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को घूमने जाना है, हम तेरे फार्म हाउस पे 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं क्या? उसने हाँ कर दिया। फिर अगले दिन उसने चाबी लाकर मुझे दे दी। कहने लगा कि तू आराम से जाकर वहाँ पर जितने दिन रहना है रह ले। मैं हंसते हुए कहने लगा कि ऑफिस से पहले छुट्टी तो मिलने दे। मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाला तो मुझे 3 दिन की छुट्टी मिल चुकी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं घर पे आया, अपनी फैमिली से डिस्कस करने लगा पिकनिक के ट्रिप के बारे में। तभी मेरे बेटे ने कहा कि पापा, आप मंडे तक काम करेंगे, आपको ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे छुट्टी है, तो हम मंडे की रात में ही निकल जाते हैं। ट्यूसडे का नहीं तो पूरा दिन हमारा ड्राइविंग में चला जाएगा। वो पिकनिक पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था। मैंने कहा कि ठीक है। मैं मंडे के दिन शाम में अपने काम से लौटकर जब घर पर आया तब मुझे लेट हो चुका था। 7:30 बज गए थे क्योंकि वो दिन मुझे सारा काम वाइंड अप करना था। उसने मुझसे कहा कि पापा चलो हम निकलते हैं। मेरा मन तो नहीं था लेकिन फैमिली के आगे मजबूर हो गया। जब मैं वहां से निकल रहा था तब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि देख, खाली एक दिक्कत है फार्म हाउस तक पहुंचने में। मैंने उससे कहा कि क्या? वो कहने लगा कि फार्म हाउस का 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता खेत से होता हुआ जाता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? वो कहने लगा अरे क्या बताओ यार, वो गांव वालों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो खेत में से हम लोगों को बहुत मुश्किल से उन्होंने वो रास्ता दिया है क्योंकि फार्म पर पहुंचने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 1-1.5 किलोमीटर की बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़े। जब गाड़ी लेकर हम निकले तो पूरा रास्ता तो बहुत एंजॉय किया। रात में कुछ 11:45 बजे के आसपास हम ठीक उसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां से वो कच्चा रास्ता शुरू होने वाला था और अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे गाड़ी को चला रहा था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने एकदम से ब्रेक लगाया। मेरी वाइफ और मेरा बेटा तो सो चुका था। वो एकदम से नींद से उठा, कहने लगा पापा आप कैसा ब्रेक मार रहे हो? मैं सीट पर से गिर गया। मैंने कहा अरे बेटा, मैंने नहीं किया, सामने कोई जानवर आ गया था। हम उतर कर देखने लगे लेकिन कोई भी गाड़ी के आगे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम तीनों ही गाड़ी से नीचे उतरे हुए थे। मैंने कहा कि शायद हो सकता है आगे कहीं भाग गया होगा। मेरा बेटा कहने लगा रुको मैं आगे तक जाकर देख कर आता हूँ। मैंने उसे मना भी किया लेकिन फिर भी वो मेरा हाथ छुड़ाकर आगे भागा। मैं और मेरी पत्नी भी उसके पीछे पीछे गए। हम गाड़ी से 20 से 30 कदम की ही दूरी पर पहुंचे होंगे कि एक जोर की आवाज आई और जब पीछे मुड़कर देखा तो हमारी गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर चुका था और गाड़ी काफी हद तक बेंड हो चुकी थी। सारे शीशे फूट चुके थे। मैं वो देखकर तो बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। बहुत मुश्किल से मैंने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी हुई थी और उसकी ये हालत हो गई। तभी मैंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। मुझे फार्म तो उसका दिखाई दे रहा था। मैंने मेरी वाइफ को और मेरे बेटे से कहा कि हम पैदल ही फार्म तक जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे फार्म के लिए पैदल बढ़ रहे थे। रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी था क्योंकि वहाँ पे मिट्टी थी
और बारिश होने की वजह से अब वो फिसलने लगा था। हम फार्म के गेट तक पहुंचे तो मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी था जो उसी फार्म का केयरटेकर था। मैंने उससे कहा कि आप यहाँ पर, मुझे तो मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि कोई वहां पर मिलेगा। वो कहने लगा कि हाँ बस मैं जा ही रहा था। मैंने कहा लेकिन आप तो खाली दिन में आते हो ना साफ सफाई के लिए, फिर इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा मालिक मैं अपना कुछ सामान भूल गया था, वो सामान लेने के लिए आया हुआ था, बस मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो सही से मेरे से बात भी नहीं किया और जल्दी जल्दी उस फार्म से निकलकर चला गया। मैं फार्म हाउस के अंदर गया। मेरी वाइफ मुझे समझा रही थी कोई बात नहीं, हम गाड़ी को बनवा लेंगे। जब वो जा रहा था तब मैंने उससे गाड़ी की भी बात करना चाहिए, लेकिन वो काफ़ी जल्दी में था और निकल गया। मैं फार्म के अंदर जाकर बैठा। फिर मेरी वाइफ और जो मेरा बेटा था वो दोनों ही ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए थे, क्योंकि सभी बुरी तरह से भीग चुके थे। हमने अपने साथ में कुछ स्नैक्स भी लेकर वहां पर पहुंचे थे, तो हमने सोचा कि कुछ स्नैक्स खा लेते फिर जाकर सो जाएंगे। हमने वो स्नैक्स खाने शुरू किए और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। घर के बाहर से किसी की खटखटाने की आवाज़ आई। मेरी वाइफ मुझसे कहने लगी कि हो सकता है वही केयरटेकर हो, जाकर देखो कुछ काम होगा, या हो सकता है तुम्हारी गाड़ी को उसने वहां पर खराब देखा होगा तो इसीलिए लौट कर आया है। मैंने जाकर जब दरवाज़ा खोला तो पाया कि बाहर कोई नहीं है। जोरदार बारिश के साथ बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो फार्म हाउस पे जो लाइट भी थी अब वो भी जा चुकी थी। एकदम अंधेरा छा गया था। मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो अभी तक डाइनिंग रूम में बैठकर स्नैक्स खा रहे थे, वो डर की वजह से भागकर मेरे पास आए कि पापा लाइट चले गई। मेरा बेटा काफ़ी डरा हुआ था। मैंने उसे अपने गोद में उठा लिया। मैंने उसे समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स होती है और इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही है, बारिश है, शायद इस वजह से लाइट चले गई होगी। फिर मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर फार्म हाउस की जहाँ पर फेंसिंग लगी हुई थी, या उसे बाउंड्री फेंसिंग भी कह सकते हो आप लोग, वहाँ पर मुझे कोई दिखाई दे रहा था। और जो भी था वो पक्का कोई औरत थी, उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मैंने मेरी पत्नी से कहा कि मुझे वहां पर कोई दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी कोई दिखाई दे रहा है? उसने कहा कि हाँ, दो लोग खड़े हुए हैं। बाहर जाने के लिए मेरे पास कुछ सामान नहीं था, यानी कि छाता या रेनकोट नहीं था, तो मैंने वहीं से खड़े होकर चिल्लाया, कौन है वहां, क्या चाहिए? मुझे एक बार को लगा कि शायद हो सकता है उन्हें मदद चाहिए होगी, लेकिन वो लोग वहां से बिल्कुल भी नहीं हिले। मेरी पत्नी ने कहा कि जाने दो, जो कोई भी होगा हमें क्या लेना देना, हम तो इस गांव में किसी को जानते भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, घर के अंदर चलिए। हमने दरवाज़ा बंद किया और घर के अंदर आकर हम कैंडल्स ढूंढने लगे। मुझे कैंडल वहां पर मिल गई। मैंने कैंडल जलाई और जितनी भी थी 3-4 उसे घर के कोने में रख दिया कि घर में रोशनी हो। हम फिर सोने जाने लगे तो दोबारा से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ हुई। मेरी पत्नी मुझसे हाथ पकड़कर कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं जाकर दरवाज़ा खोलने की, अब जो होगा वो सुबह देखेंगे। लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाया। मैंने कहा कि देख, घबराने की कोई बात नहीं, हम जाकर देखते हैं, हमें पता तो चले कि बात क्या है। मैं वहाँ पर जब पहुँचा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो इस बार भी बाहर कोई नहीं था। अब मैंने अपनी नज़रें उसी फेंसिंग वाली वॉल की तरफ दौड़ाई, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, तो मैंने इसीलिए दरवाज़ा बंद किया। और जैसे ही पीछे मुड़ा था कि मैंने देखा 2 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, गीले गीले। एक निशान बड़ा है जिससे ये समझ में आ रहा था कि कोई बड़ा व्यक्ति है, और एक निशान छोटा था। मानो या नहीं मानो, मैं जान चुका था ये वही 2 लोग हैं जो मुझे फेंसिंग के पास दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब इनका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, बस सिर्फ गीले पैर के पंजे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और वो कदमों के निशान बढ़ते जा रहे थे। मेरे बेडरूम तक वो निशान जा चुके थे। मैं जल्दी जल्दी भागता हुआ अपने बेडरूम में गया। जाकर मेरी पत्नी को मैंने बोला कि देख ये निशान। मैं भी उससे कुछ कहता ही कि वो जमीन की ओर देखकर कहने लगी, कहाँ है निशान? मैंने कहा यहाँ पर अभी कुछ पंजों के निशान थे। वो बोली, अरे तुम्हें कुछ भी दिख रहा है।
मेरा बेटा जो कि अब तक सो चुका था, मैंने मेरी पत्नी को धीरे से हाथ पकड़कर उठाया और उसे मेन डोर तक ले आया, लेकिन कहीं पर भी पानी का एक बूंद तक नहीं पड़ा था। वो मुझसे कहने लगी कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, इसी वजह से आपको ये सब बातों का भ्रम हो रहा है। मैंने उसे समझाया भी कि नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है, मैंने सच में यहाँ गीले पैरों के निशान देखा था। अब पता नहीं वो गायब कहाँ हो गए। वो हंसते हुए कहने लगी, गीले पैरों के निशान आपने देखे थे, ठीक है, मैंने आपकी बात को मान लिया। निशान गायब हो सकते हैं, लेकिन पानी इतना जल्दी सूख कैसे सकता है? वो थोड़ा गुस्से में आकर अब कह रही थी। मैंने भी इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते हुए उससे कहा कि ठीक है, हम जाकर सोते हैं। हम दोनों ही अपने रूम में जैसे ही पहुंचे तो हमने देखा कि जो मेरा बेटा अभी तक बेड पर सोया हुआ था, वो बेड से 4 इंच हवा में उड़ रहा था। और ये सिर्फ मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने भी देखा। वो देखकर हम दोनों की चीख निकल गई। इसके बाद उस कमरे का दरवाज़ा एक जोर की आवाज़ के साथ बंद हो गया। मैं बाहर खड़े होकर बस घबराकर ये सोच रहा था कि अब मुझे करना क्या चाहिए। फिर अगले ही कुछ सेकंड के बाद दरवाज़ा खुला। हम दोनों जब कमरे के अंदर गए तो हमारा बेटा नींद से जगा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा कि आप लोग कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, बस बेटा बाहर गए थे, तू ठीक तो है ना? वो कहने लगा, हाँ, मुझे क्या होगा। उसे कुछ पता ही नहीं था और मैं उसे बताना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, अगर मेरी गाड़ी उस समय ठीक होती तो मैं उसी समय उस फार्म हाउस को छोड़कर निकल जाता। अब मैं और मेरी पत्नी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और मेरे बेटे को हम कुछ बता भी नहीं सकते थे। हम वहीं पर डर डर के कब सो गए हमें पता ही नहीं चला। अगली सुबह में कुछ 8:30 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। शरीर बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा था। बारिश भी अब रुक चुकी थी। मैं उठकर जब मेन डोर के पास आया और दरवाज़ा खोलकर देखा तो जो केयर टेकर था वो वहीं पर था। मैंने उससे कहा कि मेरी कल रात में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी को बनवाने का कुछ यहाँ पर सामान मिलेगा या फिर कोई बनवा के दे सकता है? उसने कहा कि हाँ, एक मैकेनिक है, हम उससे बात करते हैं। मैं उसके साथ जब जाने लगा तो मैंने मेरी पत्नी को नींद से जगाया। मैंने उससे कहा कि मैं जाकर देख कर आता हूँ। वो कहने लगी कि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बड़ा डैमेज हुआ है तो समय ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप जल्दी से आ जाना। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी जहाँ पर हमारी ख़राब हुई थी खेत में, रात में वहाँ पर थोड़ा पानी भर गया था, इस वजह से गाड़ी भी धंस चुकी थी। गाड़ी को हमने जेसीबी से बाहर निकलवाया और जाकर वहाँ जो मैकेनिक था उसे टो करवा कर वहाँ तक छोड़ आए। मैंने उससे कहा कि 2-3 दिन में जितना फास्ट हो सके गाड़ी को इतना कर दो कि मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँ। उसने कहा कि ठीक है। गाड़ी उसे दे दी थी। वहाँ से 17 किलोमीटर दूर तक के कोई भी हमें बस ट्रेन नहीं मिलने वाली थी। हम ये बात जानते थे और गाड़ी को मैं छोड़कर आना भी नहीं चाहता था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि कैसे भी यहाँ पर 2-3 दिन निकाल लेता हूँ। और जो केयरटेकर था, जब मैंने उससे सारी बात बताई जो पिछली रात में हमारे साथ घटी, तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। वो ऐसा दिखा रहा था जैसा कि कुछ है ही नहीं, या यूँ कहिए कि एक बार को यूँ भी लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। मैंने उससे कहा भी कि मैंने जो भी देखा, क्या सच में तुमने कभी वैसा कुछ नहीं महसूस किया? वो बस कहने लगा कि नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, ना कभी महसूस किया। मुझे घर आते आते दोपहर के 3 बज चुके थे। मैं घर पर आया तो मेरी पत्नी मुझे चिल्ला रही थी कि कहाँ थे आप, इतने समय से गायब हो गए थे, हम डर रहे थे। मैंने उसे समझाया। मैंने उसे कहा कि हो सकता है जो भी हमने देखा वो सिर्फ हमारा भ्रम है। वो चीखते हुए मुझसे कहने लगी कि हमने अपने बेटे को हवा में उड़ते हुए देखा है, ये भ्रम कैसे हो सकता है? चलो माना कल रात की बातें सब भ्रम थी, लेकिन आज जो सुबह से मैं महसूस कर रही हूँ वो क्या था? मैंने उससे पूछा कि क्या देखा तुमने? वो कहने लगी, जब आप चले गए उसके बाद ठीक दोपहर के 12 बजे हमारा बेटा यहीं बाहर खेल रहा था स्विमिंग पूल के पास। तभी मैंने देखा कि स्विमिंग पूल के अंदर से कोई बाहर निकल कर आया। वो काली सी परछाई थी और वो परछाई चलते चलते कहीं हवा में गायब हो गई। और जब हमारा बेटा स्विमिंग पूल में जंप मारा तब वो हवा में ही देखकर किसी से बातें करने लगा। मेरे बेटे की उम्र उस समय
कुछ 9 साल की थी। वो बातें करते करते बोल रहा था कि मेरा नया दोस्त है, मैं इसी के साथ खेलूंगा। जब मैंने जाकर उसे चिल्लाया और डांट लगाई, तब वो अपने दोस्त से मेरी शिकायत करने लगा कि मेरी मम्मी बहुत गुस्से में है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। मैं उसे लेकर जैसे ही पलटी, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैरों में पैर डालकर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया हो। और जब मैं उठकर खड़ी हुई खुद को झाड़ने लगी, तो हमारा बेटा वहीं कहीं हवा में देखकर बात करते हुए कह रहा था, ये फ्रेंड तुमने ठीक नहीं किया, मेरी मम्मी को हर्ट नहीं करना चाहिए था। मैंने उसे चिल्लाते हुए कहा, कौन है तुम्हारा फ्रेंड और मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तब उसने कहा कि मेरे फ्रेंड को आप अच्छे नहीं लगते हो, इसीलिए वो आपके सामने नहीं आना चाहता है। फिर मेरी पत्नी ने बताया कि तब से लेके अब तक हम लोग एक ही कमरे में बैठे हुए थे, बस मैंने अपने बेटे को अपने पास ही बिठा कर रखा था। जब मैंने मेरी पत्नी से ये सब बातें सुना तो मेरा भी दिमाग चकरा गया। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि अभी तो हम 2-3 दिन तक कहीं जा भी नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी बनने में ही उतना समय लगेगा। जो केयर टेकर था वो दूर खड़ा होकर शायद हमारी सब बातें सुन रहा था, या फिर वो खुद को ऐसा दिखा रहा था जैसा कि वो किसी काम में बिजी है। मैंने उसे आवाज़ लगाई और जब वो मेरे पास आया तब मैंने कहा कि आपके घर में इतनी जगह होगी कि हम 3 लोग वहाँ पर रह सके। उसने कहा कि हाँ, नहीं भी होगी तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं जम रहा है तो आप लोग मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम तीनों ने सारा सामान वहाँ से उठाए और वहाँ से निकलने लगे। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो कह रहा था कि मेरा फ्रेंड भी रो रहा है, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहता। मैंने कहा कि अभी यहाँ से चलो, हम तुम्हारे फ्रेंड से कल आकर मिल लेंगे। हम सभी लोग वहाँ से चले गए और जाकर उसी केयरटेकर के घर पर रुक गए। हम सब रात में खाना खाए और सो गए। अगले दिन सुबह में जब मेरी आँख खोली कुछ 7 बजे के आसपास, तो वहाँ पर मेरा बेटा मुझे कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो जो केयरटेकर का घर था और उसमें जो मेंबर्स थे, वो भी सब लोग मिलकर मेरे बेटे को ढूंढने लगे, लेकिन मेरा बेटा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरा बेटा कहाँ है? इतना ढूंढने के बाद में भी किसी को नहीं मिला। तभी ही उस केयरटेकर ने बोला कि कल जब हम वहाँ से आ रहे थे फार्म से, तभी आपका बेटा कह रहा था कि हाँ, मैं वापस आकर मिलूँगा, हम एक बार फार्म पर जाकर देखते हैं। वो केयरटेकर का घर फार्म हाउस से 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर होगा। आज तक मेरा बेटा अकेले कभी इतना दूर गया ही नहीं। जब हम फार्म हाउस पे पहुंचे तो हमने देखा कि मेरा बेटा तो वहीं पर था। मैं देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्से में चीखने और चिल्लाने लगा। मैंने कहा, तू अकेले यहाँ तक आया कैसे? वो मुझसे कहने लगा कि पापा, मैं अकेले नहीं आया, मेरा फ्रेंड मुझे सुबह में लेने के लिए आया था और इसी के साथ मैं आ गया। मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा, तेरा कोई फ्रेंड नहीं है, चल यहाँ से। मैंने उसे खूब डांट लगाई और वहाँ से गोद में उठाकर केयरटेकर के घर पर ले आया। मैंने उससे कहा कि मेरे बेटे का बहुत ध्यान रखना आप लोग, और मैं गाड़ी देखने के लिए उसी केयरटेकर के साथ निकल पड़ा। जब मैं फिर दोपहर में 3-4 बजे के आसपास उस केयरटेकर के घर पर पहुंचा तो देखा कि मेरी पत्नी रो रही थी। उसके हाथ पर बहुत सारी जगह पर घाव लगे हुए थे। मैंने उससे पूछा, ये घाव कैसे आए? तो उसने कहा कि अपने बेटे से पूछो। मेरा बेटा पास में ही बैठा हुआ पानी के मटके के ऊपर कुछ ड्राइंग बना रहा था। अजीब सी डरावनी ड्राइंग थी वो। मैंने कहा, ये कौन है? वो कहने लगा, ये मेरा फ्रेंड है, ऐसा ही दिखता है। मैंने कहा, अभी कहाँ है वो? हंसकर कहने लगा, आपके पीछे खड़ा है। उसका ये बोलना कि मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून बर्फ बन चुका था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मम्मा को क्या हुआ है? वो मेरी ओर मासूमियत से देखा, कहने लगा कि मम्मा बार बार मुझे उसके साथ खेलने मना कर रही थी, मेरे फ्रेंड को गुस्सा आया, इसीलिए उसने मम्मा को हर्ट किया। मैं जाकर मेरी पत्नी से पूछा कि क्या वो तुम्हें दिखा? उसने एक बहुत आश्चर्यचकित बात बताई। उसका कहना यह था कि जब बाहर घर के आंगन में निकली थी तब मेरा बेटा वैसे ही हवा में देखकर किसी से बात कर रहा था, तो उसने जोर से चिल्लाया और कहने लगी कि चलो अंदर, बस हो गया तुम्हारे दोस्त के साथ खेलना। और तभी ही पास में पड़े हुए 3-4 बड़े बड़े पत्थर अचानक से हवा में उड़े और जोर से आकर मुझे लगे। अगर मैं अपना हाथ बीच में नहीं लाती तो मेरे फेस पर जाकर वो सारे पत्थर लगते।
और उन्हीं पत्थरों की वजह से ये घाव लग गया मुझे। मैंने मेरे बेटे को दोबारा से डांट लगाई। मैंने कहा, बस हो गई तुम्हारी शरारत, अब हमें कल कैसे भी यहाँ से जाना ही है। और मैंने भी वो मैकेनिक से बात किया था, तो उसने मुझे ऐसा कहा था कि कल शाम तक के कैसे भी मैं आपको गाड़ी दे ही दूंगा। मैं जल्दी जल्दी यही कोशिश कर रहा था कि गाड़ी बन जाए और हम वहाँ से निकल जाए। फिर वो केयरटेकर शाम में मेरे साथ बाहर बैठकर मुझे एक बात बताई। वो कहने लगा कि कुछ साल पहले गांव में एक औरत को और उसके बेटे को जलाकर मार दिया गया था। मैंने कहा, ऐसा क्यों हुआ था? उसने उसके पीछे की बहुत लंबी कहानी बताई। फिर वो कहने लगा कि जब से उन दोनों को जलाकर मार दिया गया, उसके बाद से वो दोनों की आत्मा इस गांव में कई सारे लोगों ने देखी है। उसका ये भी कहना था कि कई लोगों ने तो उस आत्मा से मार खाने का या नुकसान पहुंचाने का खुद को दावा भी किया है। एक आदमी के बारे में उसने ये भी बताया कि गांव का एक आदमी जो उनको जलाने में सबसे आगे था, वो आदमी की भी मौत जलकर हुई, जबकि ना ही तो उसके घर में कोई तेल था और ना ही आग लगने का कोई चांस था, लेकिन वो अकेला ही रहता था। जब सुबह में उसके घर से काफी सारा धुआं उठते हुए लोगों ने देखा, तो लोगों ने जाकर उसकी घर का दरवाजा तोड़ा और पाया कि अंदर वो पूरा जल कर राख खाक हो चुका था। इसके बाद से गांव वाले भी उस आत्माओं से डरने लगे। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो औरत फार्म पर आकर क्यों बदला ले रही है? उस केयरटेकर ने बताया कि जिसका फार्म हाउस हुआ करता था, उसी की चालाकी की वजह से उस औरत को गांव वालों ने जलाकर मार दिया था। मैंने कहा, तो अभी वो कहाँ है? उसने कहा कि उसका भी सिर्फ एक बेटा बचा है जो कि कहीं बाहर सेटल्ड है, और वो अब यहाँ इस गांव के नाम से भी डरता है। हम लोगों ने उसके बाद वो दिन कैसे निकाले वो हम ही जानते हैं। अगली सुबह में 9 बजे के आसपास मैं मेरी पत्नी और बेटे को लेकर उसी कार वाले के पास जाकर बैठ गया। शाम के 5:30 बजे तक हम वहीं बैठे रहे। फिर जब उसने हमें गाड़ी दिया, तब हम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और वहाँ से लौटकर अपने घर आए। आने के बाद जब मैंने ये पूरी कहानी मेरे दोस्त को बताई, वो खुद मेरी कहानी सुनकर दंग रह गया। वो कहने लगा कि फार्म पर मेरी फैमिली मेंबर्स भी 2-3 बार गए, और ऐसा ही हुआ कि वो जाते थे 4 दिन के लिए, लेकिन आते थे 1-1, 2-2 दिन में ही रिटर्न, और कहते थे कि कुछ अजीब सा लगता है, डर लगता है। मुझे समझ में नहीं आया, अगर तेरा बेटा नहीं होता तो शायद हमें वो चीज़ों का पता ही नहीं चलता। दोस्तों, एक और आश्चर्यचकित आप लोगों को बात बता दो। मेरा बेटा जो है, उसे उसके बाद में भी कई दिनों तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती थी जो हमें नहीं दिखाई देती थी। कई बार जब हम देर रात से कहीं लौट रहे होते, तब वो कार से बाहर मुंडी निकाल कर हवा में बातें करने लगता, और जब हम उससे पूछते कि कौन है, वो कहता, ये वही मेरा दोस्त है जो फार्म पर मिला था। मैं नहीं जानता था कि उसमें सच्चाई कितनी थी, लेकिन हाँ, जो मेरी वाइफ के दूर के मामा है, उन्होंने जब मेरे बेटे को देखा तो उन्होंने कहा कि वही फार्म हाउस वाली आत्मा बच्चे की वो अभी भी इसके साथ है। फिर उन्होंने कुछ झाड़ फूक की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि अब वो आत्मा इसे कभी भी दोबारा ना तो दिखाई देगी और ना ही कभी इसे चोट पहुंचाएगी। अब वो आत्मा इसके करीब भी नहीं आएगी। उस दिन के बाद से लेके आज तक मेरे बेटे को कभी भी वो बच्चे की आत्मा दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी विनायक जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी आशु की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशु है और मैं नॉर्थ इंडिया का रहने वाला हूँ। ये घटना वैसे तो कई साल पुरानी है। उस समय हम लोग मॉर्निंग में सभी दोस्त लोग मिलकर छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाते थे। मुझे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। उस समय मेरी उम्र 19 साल के आसपास की होगी। एक सुबह में 4 बजे के आसपास जब मैं नींद से उठा, तो मैंने सोचा कि इतनी जल्दी तो कोई दोस्त नहीं उठा होगा, क्यों ना मैं अकेला ही साइकिल लेकर कहीं घूम आता हूँ। मैं मॉर्निंग में अपनी साइकिल लिया। ठंडियों का मौसम चल रहा था, तो मैंने अच्छे से कपड़े पहने और उसके बाद साइकिल लेकर निकल पड़ा। जहाँ यानी जिस गांव में मैं रहता हूँ, वहाँ से दूसरे गांव का रास्ता लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का है, और वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है
कि मैं भी पहले उसी गांव में रहता था, लेकिन किसी वजह से हम लोगों को अपना घर उस दूसरे गांव में शिफ्ट करना पड़ा। मैं जब साइकिल चलाते चलाते वहां तक पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा कोई भी दोस्त उस चौराहे पर नहीं है, क्योंकि हम लोग उस समय सभी फ्रेंड्स उस चौराहे पर मिलते थे और उसके बाद वहां से साइकिल लेकर कहीं ना कहीं जाते थे या कई बार पैदल ही निकल जाते थे। उस दिन कोई नहीं था। मैं 10-15 मिनट वेट भी किया उनका, लेकिन मुझे लगा कि मैं ही जल्दी आ गया हूँ, तो अकेले ही मैं साइकिल लेकर आगे बढ़ गया। हमारे दोनों गांव के बीच में जंगल वाला रास्ता पड़ता था। हम अक्सर ही वहां पर ही जाते थे, बहुत अच्छा लगता था। वहां से सनराइज भी दिखता था। मैं अपना साइकिल लेकर आगे जा रहा था और चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक आदमी बिल्कुल उसी कच्चे रास्ते पर खड़ा हुआ है, जिसने बड़ी सी कंबल लपेटा हुआ था और वो मेरी ओर देख रहा था। शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहता था या वो मुझसे कुछ मदद चाहता था। मैं साइकिल को धीरे धीरे उसके पास ले जाने लगा। जैसे ही वो मेरे सामने आकर रुका तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा था वो किसी पेड़ के स्टेम्प के जैसा दिख रहा था और उसकी जो आंखें थी वो नीली और हरी रंग की दिखाई दे रही थी। वो काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। उसका चेहरा भी बहुत लंबा था, यानी कि एक आम मनुष्य के चेहरे से लगभग 3 गुना ज्यादा लंबा। उसके हाथ भी काफी लंबे थे और पैर बिल्कुल पतले और लंबे। उसके हाथ इतने लंबे थे कि उसके जो हाथों के नाखून थे वो जमीन पर टच हो रहे थे। मैंने आज से पहले ऐसा कोई मनुष्य कभी नहीं देखा था। मैं उसे देखकर डर के मारे एकदम से वहीं रुक गया और मैं उसे देख ही रहा था कि तभी वो 2 कदम आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो यूं लगा कि खाली जमीन के उतने से ही हिस्से में जलजला आ गया हो। वो आकर मेरे पास खड़ा हो गया और शायद वो मुझे कुछ इशारा कर रहा था जो मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो डर के मारे जल्दी से साइकिल को यू टर्न लिया और वहां से निकलने लगा, लेकिन अब मेरी साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। मैंने साइकिल को जमीन पर फेंका और खुद आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पैरों को भी पकड़ कर रखा है, जो मुझे वहां से बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रहा। मैंने खुद को वहां से छुड़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, फिर भी मैं असफल रहा। उसके बाद उस आदमी ने मेरा एक हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर हवा में उठा दिया। एक बात दोस्तों बहुत अजीब ये थी कि वो मुझे हवा में जितना उठा रहा था उसका हाथ भी उतना ही लंबा होते जा रहा था। करीब करीब 5 से 6 फीट जितना लंबा हाथ उसका हो चुका था। मैं अपने आप को उससे छुड़ाने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था और सटपटा रहा था, लेकिन वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। पता नहीं कैसे वहां पर अचानक से 2 आदमी दिखाई दिए। हो सकता है कि वो लोग अपनी खेत के काम के लिए जा रहे होंगे। जब वो आदमी की आने की आवाज सुनाई दी तब उसने एकदम से मुझे छोड़ा और वहां से वो गायब हो गया। मैं तो हवा में था। उतनी ऊंचाई से गिरने के बाद मुझे बहुत सारी जगह पर चोट आई। जो 2 आदमी लोग नजदीक आकर मुझे देखे तो उन्हें गिरी हुई साइकिल और गिरा हुआ मुझे देखकर लगा कि मैं शायद साइकिल चलाते चलाते गिर गया। वो लोग आकर मुझे उठाने लगे और मुझे देखकर कहने लगे, बेटा संभाल के जाना। मैंने उनसे कहा कि मैं साइकिल से नहीं गिरा। वो लोग मेरी ओर देखते ही रह गए। फिर मैंने उन लोगों को अपने साथ घटी घटना बताई। उन्होंने कहा कि वो छलावा होगा। मैंने कहा कि छलावा, ये क्या होता है? वो दोनों आदमियों ने जल्दी से मुझे साइकिल उठाने के लिए कहा और कहने लगे कि जल्दी से यहाँ से निकलो। वो 2 लोग भी उसी रास्ते पर जा रहे थे जिस रास्ते से मैं जा रहा था। उन्हीं के साथ कितने टाइम तक मैं ऐसी साइकिल को धक्का देते हुए पैदल ही जाने लगा। फिर उन लोगों ने मुझे भगवान का एक लॉकेट दिया। कहने लगे कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। अगर कोई छलावा या भूत प्रेत तुम्हारे सामने आ भी जाए तो वो तुम पर हमला नहीं कर सकेगा। मैंने वो लॉकेट लेकर अपने गले में बांध दिया और इसके बाद मैं जिस जगह पर जाने वाला था वहां पर पहुंचकर रुक गया। फिर थोड़ी ही देर में सूरज भी निकल चुका था और जब मैं दोबारा वहां से लौटने के लिए हुआ तब मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अब मेरे साथ भगवान की लॉकेट थी
और दिन भी निकल चुका था। मैं उसी चौराहे पर आकर अपने दोस्तों से मिला और उन्हें सारी घटना बताई। कुछ उनमें से यकीन कर लिया और कुछ लोगों ने बात का मजाक उड़ाकर वहीं ख़त्म कर दिया। लेकिन वो दिन के बाद से मैं कभी भी ऐसी आधी रात को या जल्दी सुबह 4 बजे घर से नहीं निकला। उस घटना ने मुझे आज तक डरा कर रखा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे दोस्त के साथ घटी थी। वैसे तो मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये घटना लगभग 5 से 6 महीने पहले की है, जब हम 3 दोस्त एक जगह गए हुए थे। ये जगह हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं, मतलब हमारे घर से कुछ ही दूरी पर थी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था। मेरे जो दूसरे दोनों दोस्त थे, जिनका नाम सचिन और रवि था, ये दोनों को ही नशा करने की आदत थी। ये दोनों ही वहाँ पहुँचते साथ मज़ा करना शुरू कर दिए थे। जब इनके पास की ड्रिंक ख़त्म हो गई तो रवि ने कहा, यार सचिन, ड्रिंक तो ख़त्म हो गई है, एक काम करते हैं, हम लोग जाकर ड्रिंक लेकर आते हैं। तभी ही दोनों ने ये प्लान बनाया कि वो लोग पहले से नशे में थे। तो उन लोगों ने मुझसे कहा, मैंने उन लोगों को कहा, यार मैं तुम लोगों के साथ आया हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। ये समझो कि ये मेरी मेहरबानी है तुम लोगों पर, क्योंकि मैं ये सब कामों में तुम लोगों की मदद नहीं कर सकता। तो फिर सचिन ने कहा रवि से, रहने दे यार, बस करते हैं। तो रवि ने कहा, नहीं भाई, अभी अगर सोचा है तो फिर ड्रिंक करेंगे ही। सचिन ने कहा, ठीक है, तो चल हम जाते हैं और जाकर लेकर आते हैं। रवि ने कहा कि यार मुझे तो यहीं पे मज़ा आ रहा है, तू जाके आ जा। सचिन ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, कोई तो मेरे साथ आओ। तो रवि ने कहा कि भाई तू इसके साथ तो जा सकता है ना। हालांकि मुझे तभी भी नहीं जाना था, लेकिन फिर भी क्या करता, मजबूर था, दोस्तों के साथ जाना ही पड़ता है। फिर जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मैंने रवि से कहा, यार तू भी चलना, यहाँ कोई आ जाएगा तुझे लूटने वूटने के लिए, वैसे एकदम शांत जगह है, मेरे हिसाब से तो तेको भी चलना चाहिए। लेकिन रवि नहीं माना और उस जगह पर और भी लोग आते थे ड्रिंक करने के लिए। मैंने फिर मेरे दूसरे दोस्त से कहा कि यार टेंशन की कोई बात नहीं है, लोग तो आते रहते हैं। और फिर मैं और सचिन हम लोग वहाँ से चले गए। लगभग 20-25 मिनट बाद हम वहाँ से लौटे। तो जब हम लौटे तो हमने देखा कि रवि सोया हुआ था। तो मैंने और सचिन ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर रवि उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने उसके मुंह पे पानी मार दिया और फिर रवि एकदम झट से उठ गया और पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो उठते साथ रोने लगा। हमने उससे कहा, क्या हुआ भाई, तू रो क्यों रहा है, वो भी ऐसे? तो उसने बातें बताई जिस पे हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका कहना था कि जब तुम लोग यहाँ से चले गए तब उसके 2 या 3 मिनट के बाद मुझे कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई, और वो आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ मेरे अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि यहीं पर चुपचाप बैठे रहता हूँ, फिर जब तुम लोग आएंगे तब हम सब लोग साथ में जाकर देख लेंगे। और यही सोचकर मैं वहीं, यानी कि जिस जगह पर हम लोगों ने रवि को छोड़ा था, वो उसी जगह बैठा रह गया। फिर उसने सुना कि वो आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आने लगी। वो आवाज़ें किसी की चिल्लाने की आ रही थी। रवि और ज़्यादा डर गया। थोड़ी देर हो गई तो 2 लोग उसके पास भागते हुए आए और उन्होंने रवि को कहा कि हमारी मदद कीजिए। उन लोगों का ये कहना था कि हमारी बेटी जो कि नीचे खुद को जलाकर मार रही है, उसे बचाने में हमारी मदद करो। ये सुन के रवि एकदम से शॉक में पड़ गया कि अभी तक तो कुछ नहीं था और अभी अचानक ये दोनों कहाँ से आ गए। ये सब रवि सोच ही रहा था कि और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आना शुरू हो गई। रवि जल्दी से उठकर उनके साथ नीचे चला गया और वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, बल्कि जब रवि ने पीछे देखा तो वो 2 लोग भी वहाँ पर नहीं थे। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए थे। ये देखकर रवि के तो होश उड़ चुके थे। उसे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसने उतने में एक पिलर के पीछे से रवि को कोई आता हुआ नजर आया और फिर वो एकदम से छुप गया और ऐसा लगने लगा कि जैसा वहाँ पिलर के पीछे कोई छुपा हुआ है
और वो रवि को इशारा करके अपनी ओर बुला रहा है। रवि कुछ बिना सोचे समझे वहाँ चला गया और जब रवि वहाँ पहुँच गया तो उसने जो देखा, बस वो देखते साथ रवि की तो चीख निकल गई। रवि बता रहा था कि उसने देखा एक औरत जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र थी और वो बुरी तरह से जली हुई थी, जिसे देखने के बाद वो वहीं बेहोश हो गया। और उस औरत को किसने जलाया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो उसे नहीं पता। उसके बाद वहाँ क्या हुआ वो भी वो नहीं जानता। लेकिन जब रवि की आँख खुली तो वहाँ हम थे और वहीं पर उसके पास में ही बैठे हुए थे। उसकी ये बातें सुनकर सचिन हंसने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों उस समय मुझे तो कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। परंतु सचिन कहने लगा, यार क्या तू भी इसकी बातों पर विश्वास कर रहा है? ये ऑलरेडी नशे में है और नशे में कुछ भी बोल रहा है। बैठो यहीं पे थोड़ी देर। तो रवि ने कहा, तू बैठ, मैं तो अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। तो सचिन ने भी कहा, अब तुम लोग जा ही रहे हो तो मैं क्या करूँ, चलो हम तीनों ही निकलते हैं। फिर हम तीनों ही वहाँ से निकल गए। अगले 2-3 दिन तक हमने बात किसी को नहीं बताई, बल्कि हम तो भूल भी चुके थे। लेकिन रवि के दिमाग में ये बातें अब भी चल रही थी कि कौन होगी वो लड़की और वो 2 लोग जो मेरी तरफ भागते हुए मदद मांगने आए थे, फिर एकदम से गायब हो गए। लेकिन उसे अपने सवालों का जवाब मिल ही नहीं रहा था। तीसरे दिन रवि ने वो बात हमारे दूसरे दोस्तों को बताई। उसमें कुछ लोग हंसने लगे, कहने लगे कि यार तू अकेला गया था, तेरे साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, और पता नहीं क्या क्या बातें करने लगे। लेकिन कुछ दोस्तों ने एक अजीब बात बताई। वो ये थी कि 7 या 8 महीना पहले वहाँ पर एक ऐसी ही घटना घटी थी जब एक लड़की ने खुद को जलाकर मार लिया था। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे जो वहीं पर सोते थे और वहीं पर रहते थे। सुबह शाम उनका काम भी वहीं था और उनके परिवार भी सब एक ही साथ रहते थे। उसमें से एक परिवार ऐसा था जिनकी एक 16 या 17 साल की लड़की थी और वो भी वहीं पर काम करती थी। तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर और कुछ मजदूरों ने मिलकर उस लड़की के साथ गलत किया। रेप करने के बाद शायद एक मजदूर ने उस लड़की के साथ फ़ोटो भी निकाल ली थी और वो बाद में उसे रोज़ाना ब्लैकमेल करता था ताकि वो उसके साथ रोज़ाना गलत कर सके। तो इससे परेशान होकर उसने खुद को वहीं जलाकर मार लिया। उसके बाद उस लड़की के माता पिता को उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, ये बात यहीं ख़त्म कर लो। लेकिन उस लड़की के माता पिता ने भी खुद को वहीं जला दिया और फिर कुछ 1 महीना ये केस चला। आज सब जेल में है, लेकिन वो लड़की की आत्मा और हो सकता है कि उसके माता पिता की भी आत्मा वहीं पर रहती है। उसके बाद मैंने कहीं कुछ नहीं सुना इस घटना के बारे में। और हाँ, आज भी वो जगह सेल है, यह हमें बाद में पता चला। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी आप भी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।